मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी है बीकानेर की, उससे संबंधित पूरा का पूरा इंग्लिश का मॉडल पेपर है। उसका वन शॉट क्लास मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपके लिए। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर कर देना है। साथ के साथ आपको ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अभी बता देता हूँ आपको टेलीग्राम चैनल पे कहाँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जैसे क्लिक करोगे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। टेलीग्राम चैनल पे पहुंचते आपको जनरल इंग्लिश सेकंड सेमेस्टर के नाम से दिख जाएगी। अगर यहाँ पर नहीं दिखे तो आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ जाना है। जैसे ऊपर की तरफ जाओगे यहाँ पर क्लिक करना है और आपको सर्च करना है जनरल इंग्लिश। बस जैसे जनरल सर्च करोगे आपके सामने ये PDF दिखेगी, जनरल इंग्लिश सेकंड सेमेस्टर। तो इस पर जैसे क्लिक करोगे आपके सामने ये PDF है वो खुलकर आ जाएगी और फिर उसको पढ़ लेना। आपको वो डाउनलोड करके पढ़ लेना। साथ के साथ अन्य वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाकर भी आप जरूर से पढ़ लेना। चलो शुरू करते हैं अपन। आपको सेक्शन फर्स्ट से पहला क्वेश्चन है डिफाइन फोनेटिक्स। तो फोनेटिक्स क्या होती है, इसको आपको डिफाइन करना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करना है आपको। क्या होता है, फोनेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक दैट स्टडीज द साउंड ऑफ ह्यूमन स्पीच। मतलब फोनेटिक्स को आप सबसे समझो। फोनेटिक्स क्या होता है, फोनेटिक्स का अर्थ होता है आपके सामने आवाज़। आवाज़ को क्या बोलते हैं, फोनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। तो फोनेटिक्स एक ब्रांच होती है किसकी, भाषाओं की, जिसमें किस चीज़ का स्टडी किया जाता है, ह्यूमन की जो अलग अलग प्रकार की स्पीचेज होती हैं, जो भाषा बोली जाती है, जो भाषण दिए जाते हैं, उनको क्या किया जाता है, उनको स्टडी किया जाता है, उनको अध्ययन किया जाता है। फोकस ऑन देयर प्रोडक्शन, एक्वेस्टिक प्रॉपर्टीज एंड प्रेसिपिटेशन। तो देखो हर इंसान है ना आपके सामने, आपके चार दोस्त हैं, आपके चारों की अलग अलग आवाज़ होगी। किसी की तीखी आवाज़ होती है, किसी की हल्की आवाज़ होती है, किसी की भारी आवाज़ होती है, किसी इंसान की अलग सी आवाज़ होती है। तो जो अलग अलग प्रकार की आवाज़ होती है उसका पूरा अध्ययन कर कहाँ पर किया जाता है, आपके सामने एक्वेस्टिक के अंदर, जो आप फोनेटिक्स के अंदर पूरा का पूरा आपको अध्ययन किया जाता है। जिसमें किस किस चीज़ पे फोकस किया जाता है, प्रोडक्शन, जो आवाज़ है वो कहाँ से पैदा हो रही है, एक्वेस्टिक उसका किस प्रकार से वो पैदा हो रही है, प्रॉपर्टीज उसकी किस प्रकार की प्रॉपर्टीज है, मतलब कैसी कैसी उसकी प्रॉपर्टीज है, किस किस प्रकार के उसकी जो भाषा उसके अंदर गुण है, और प्रेसिपिटेशन से संबंधित आपके सामने जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। अगले वाला है गिव टू एग्जाम्पल ऑफ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होते हैं, आपके सामने जो प्रीफिक्स होते हैं, नाम से समझो, प्री प्लस फिक्सेस। प्री मतलब क्या होगा, कोई चीज़ के प्री लग गया मतलब क्या होता है, पहले होता है ना भाई। प्री एग्जाम हमेशा बाद में होता है, मेंस एग्जाम बाद में होता है, प्री पहले होता है, मेंस बाद में होता है। तो प्रीफिक्स क्या होता है, जो पहले लगता है उसको प्रीफिक्स बोला जाता है। तो ऐसे शब्द जो किसी भी ऐसे कुछ वर्ड्स जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका जो अर्थ बदल देते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, प्रीफिक्स के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया आपको सामने को, आपको क्या तो कोई प्रीफिक्स दे के रखेंगे, उसको किसी वर्ड्स के आगे जोड़ना होगा, या फिर आपको कोई कहेंगे कि कोई आपको 2 एग्जाम्पल देने हैं प्रीफिक्स के। तो यहाँ पर आपके सामने जो अन है ना, एन हो गया, आई एन हो गया, समझ में आ गया। ये किसको दिखाते हैं, नेगेटिव को दिखाते हैं। किसी भी चीज़ के पीछे दिखा देंगे इनवैलिड हो गया, समझ में, इनवैलिड कोई वैलिड होता है उसके आगे इन लग गया, एन लग गया, ये क्या दिखाते हैं, कोई भी सेंटेंस है उसको नेगेटिव बनाने का कार्य करते हैं। समझ में आ गया। आर ई लगता है वो उसको क्या, फिर से, री मतलब क्या होता है, फिर से किसी चीज़ को करने के लिए आपको जोड़े जाते हैं। अब जोड़ के बताऊं, अन, तो हैप्पी के आगे जोड़ा तो क्या बन गया, अनहैप्पी आपके सामने जो है वो बन गया है। समझ में आ गया, क्या बन गया, अनहैप्पी आपके सामने बन गया है। राइट के सामने आपने री जोड़ा, राइट के सामने आपने री जोड़ा तो क्या बनेगा, री राइट आपके सामने बन जाएगा। क्या बनेगा, REWRIT, री राइट है वो बन के आ जाएगा। मतलब पुनः किसी भी चीज़ के बारे में लिखना। प्रीफिक्स समझ में आ गया। बस आप तो ये समझ लो, अगर प्रीफिक्स से संबंधित आपको कोई चीज़ आ जाए तो आपको क्या करना है, पहले वाले के साथ जोड़ना है। प्रीफिक्स में क्या करना है आपको, प्री क्या होता है, पहले, तो वो सेंटेंस को पहले लगा देना और सेम टू सेम जो आपको वर्ड दे रखा है उसके आगे जोड़ देना। अगले वाला आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच इन द फ्लोइंग अंडरलाइन वर्ड। तो यहाँ पे क्या है, सी रन्स फास्ट। तो यहाँ पर क्या कर रखा है, जो फास्ट है, फास्ट पे अंडरलाइन कर रखा है। तो इसको बताना आपको, एक बार अच्छे से लिख लेता हूँ आपके सामने, ये पूरा का पूरा है। अब आपको समझ में आया, सी रन्स फास्ट लिखा गया और फास्ट के नीचे आपको क्या कर रखा है, आपको अंडरलाइन कर रखा है। तो सबसे पहले अपन समझेंगे कि जो आपके जो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके सामने, आपके जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या बताना होता है, जैसे
नाउन कौन सा है, तो नाउन आपको पता है, नाउन और प्रोनाउन हमेशा सेंटेंस के क्या आते हैं, स्टार्टिंग में देखने को मिलते हैं। नाउन में क्या आता है, किसी का नाम दे दिया जाएगा तो वो क्या होगा, नाउन होता है। सिंपल बता रहा हूँ एकदम, आपको डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं। प्रोनाउन क्या होता है आपके सामने, नाउन की जगह यूज करते हैं, सर्वनाम संज्ञा की जगह यूज करते हैं, वही होता है। तो सी क्या है आपके सामने यहाँ पर, सी क्या है, प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन में क्या आते हैं आपके सामने, ए, ही, सी, इट, आई, यू, है ना, आई, यू, ही, सी, इट, दे, ये देखने को मिलते हैं आपके सामने, और योर भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सी है, ये क्या है, प्रोनाउन है। रन क्या है, को रन क्या आपके सामने, वर्ब है। सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने के लिए किस चीज का यूज किया जाता है, वर्ब को यूज किया जाता है। अच्छा, अब फास्ट क्या बता रहा है कि वह बहुत तेजी से दौड़ रही है, तो दौड़ने को बताया जा रहा है भाई, क्या कैसे दौड़ रही है, बहुत तेजी से दौड़ रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, फास्ट क्या होगा, जो वर्ब को डिफाइन करे उसको क्या कहा जाता है, एडवर्ब के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, एडवर्ब के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया। तो किस प्रकार से दौड़ रही है, दौड़ना क्रिया है, क्रिया की विशेषता क्या बताया जाता है, क्रिया विशेषण में बताया जाता है, तो एक क्रिया विशेषण है एडवर्ब। समझ में आ गया। तो फास्ट क्या आपके सामने एडवर्ब के रूप में फास्ट को जाना जाएगा। अगले वाला प्रश्न है, राइट द करेक्ट नोटेशन फॉर द यस नो क्वेश्चन। तो यस नो क्वेश्चन के लिए आपको करेक्ट नोटेशन के बारे में आपको जानना है। सबसे पहले आपको मैं करेक्ट नोटेशन बताऊं, यस नो क्वेश्चन क्या होते हैं भाई, ऐसे सेंटेंस जिन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद में आपके अंदर भावना है कि इसका आंसर यस होगा या फिर इसका आंसर नो होगा, उसको क्या कहा जाता है, करेक्ट नोटेशन फॉर द यस और नो के नाम से जाना जाता है। जैसे कि यहां पर लिखा गया है, इस प्रकार के सेंटेंस को लिखने का क्या तरीका होता है, सबसे पहले इसमें क्या आती है, वर्ब आती है, फिर आपके सामने सब्जेक्ट आता है, फिर आपके सामने जो यहाँ पर आपके सामने एक्सुलरी वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब आती है, फिर आपके सामने अदर सेंटेंस है वो देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से मतलब ऐसे सेंटेंस जो स्टार्ट किससे होंगे, किसी वर्ब से होंगे, और जिनके अंदर लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी देखने को मिलता है, इन्हीं को करेक्ट नोटेशन फॉर द यस नो के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया। जैसे आर यू रेडी, तो वर्ब से शुरू हुआ है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया, तो इस प्रकार के सेंटेंस को आपको क्या कहा जाता है, करेक्ट नोटेशन फॉर द यस नो टाइप क्वेश्चन के नाम से जाना जाता है। जिसका क्या उदाहरण है, आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो। अब इससे क्या प्रश्न, आपको किसी ने पूछा आर यू रेडी मतलब क्या आप तैयार हो, तो इसका आंसर क्या दोगे आप, भाई यस आई एम रेडी या नो आई एम नॉट रेडी। समझ में आ गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जिनमें आपको इस प्रकार के पूरा सेंटेंस जिसको आपसे अगर कोई इंसान पूछे तो इसका आंसर क्या तो यस में आएगा, क्या नो में आएगा, उसको नोटेशन फॉर द यस नो के नाम से जाना जाता है। साथ के साथ ऐसे सेंटेंस वर्ब जो वर्ब होती है उससे उनकी शुरुआत होती है, उनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क है उसका उपयोग में लिया जाता है। मुझे उम्मीद है आपके सामने समझ में आ गया होगा। आपके जो अब आपके सामने कोई भी करेक्ट नोटेशन पूछा जाए यस नो का, आप जरूर से कर दोगे। अगला क्वेश्चन है, राइट वन सेंटेंस फॉर द मॉडल वर्ब। तो आपको मॉडल वर्ब के लिए पूरा का पूरा एक सेंटेंस है वो लिखना है। तो उदाहरण देना मॉडल वर्ब तो अलग अलग प्रकार की होती हैं, जैसे कैन हो गया, आपको कुड हो गया। तो कैन कुड क्या करते हैं, कैन है वो एबिलिटी बताता है कोई भी इंसान की कि भाई मैं पहले बहुत अच्छा खेलता था, मैं पहले 10 किलो वजन उठा लेता था, मैं पहले बहुत अच्छी राइटिंग लिखता था। तो कोई भी चीज़ें है ना वो आपको एबिलिटी बताने कार्य करता है। प्रेजेंट की एबिलिटी कैन में बताई जाती है, कुड की जितने भी उदाहरण दिए ना वो भी कर सकता था पहले, तो वो आएगा कुड में। पास्ट एबिलिटी कहाँ पर बताई जाती है, कुड में बताई जाती है। समझ में आ गया। मैं आपको पॉसिबिलिटी बताने का कार्य करता है, माइट उससे ज़्यादा आपके सामने स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, थोड़ी और हल्की पॉसिबिलिटी बताता है। शुड है, शुड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, आपको सजेशन वगैरह देने के लिए किया जाता है। तो ये कुछ प्रमुख आपके सामने हैं। मस्ट आपको क्या करता है, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन बताता है। मस्ट क्या बताता है, भाई कोई काम को करना ही करना है, मस्ट है। समझ में आ गया। तो मस्ट किसके लिए लगता है, भाई आपके लिए करने के लिए लगता है। वुड हो गया, ओट टू हो गया, इनका प्रयोग आपको कोई भी डेली काम करने के लिए लगता है। तो आपको अलग अलग प्रकार के आपकी जो सीरीज दे रखे उसमें उदाहरण को याद कर लेना, या फिर आप मेरी पीडीएफ पढ़ोगे उसमें इसको उदाहरण को पढ़ लेना। क्या है, पहला यू शुड स्टडी हार्ड फॉर द एग्जाम। क्या होगा इसका, सजेशन दिया जा रहा है यू शुड स्टडी हार्ड फॉर द एग्जाम, आपको अपनी परीक्षा के लिए कठिन मेहनत करनी चाहिए। ये किस प्रकार का उदाहरण आपके सामने, ये एक प्रकार के मॉडल शुड आया है, और शुड में यहाँ पर क्या दे रखे, सजेशन दिया गया है। समझ में आ गया आपको अच्छे से। यू शुड स्टडी हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन, आपको मेहनत करनी चाहिए, काफ़ी कड़ी मेहनत करनी चाहिए अपनी परीक्षा के लिए। इससे संबंधित आपके सामने प्रश्न देखने को मिला है।
अगला है चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है द टीचर टीचेज द इंग्लिश। तो द टीचर टीचेज द इंग्लिश, इससे संबंधित आपको क्या करना है, एक्टिव को पैसिव में चेंज करना है। एक्टिव से किसी भी चीज़ को पैसिव में चेंज करने का क्या तरीका होता है, सबसे पहले आप लिखते हो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिख दिया, फिर आप क्या लिखते हो, हेल्पिंग वर्ब, समझना, और नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब जो दे रखी है उससे अगली वाली, इज एम आर वाज वर्ब को छोड़ के आपको नेक्स्ट वाली हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। जैसे प्रेजेंट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाली आएगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तो सेम रहती है, पास्ट परफेक्ट है उसकी जगह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इस प्रकार से आपके सामने देखने को मिलती है। फिर क्या करते हो, आपके सामने वर्ब की थर्ड लगाते हो प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट आपके सामने लिखा जाता है। तो ये लिखने का तरीका होता है, सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लिखते हो, हेल्पिंग वर्ब लिखते हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हो और बाई प्लस सब्जेक्ट है वो लिखी जाती है। तो सबसे पहले आपके सामने द टीचर टीचर्स द इंग्लिश, तो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या इंग्लिश है तो इसको पहले इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, इंग्लिश आ गया है ना। प्रेजेंट सिंपल टेंस है, टीचर्स एस लग रखा है, तो अगले वाला कौन सा होगा आपके सामने, पास्ट जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो यहाँ पर क्या आएगा, इज आपको देखने को मिलेगा। इज आ गया भाई, इंग्लिश सिंगुलर है तो इज आ जाएगा, प्लूरल होती तो आर आ जाता। फिर क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टीच का क्या बनता है थर्ड फॉर्म, टोट, TAUGST, टोट में कन्वर्ट होगा है ना। प्लस क्या आएगा, फिर मैंने क्या बताया बाई आएगा, और फिर क्या आ जाएगा सब्जेक्ट आएगा, दैट टीचर है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे याद रख लेना आप, सीधी सीधी बताऊं, पहले तो आखिरी वाला रख लेना, यहाँ पर जो वर्ब दिखे आपको प्रेजेंट सिंपल की दिख रही है यहाँ पर, तो आपको क्या करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब एस या एस दिखे उसको इज एम आर के साथ कन्वर्ट कर देना है, समझ में आ गया। फिर आपको इज एम आर दिखे, इज एम आर दिखे तो क्या करना आपको, इज एम आर को इज एम आर जैसे रख लेना है, प्लस क्या लिखोगे आप, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, समझ में आ गया। फिर हैज हैव दिखे, हैज हैव दिखे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हैज हैव के साथ, तो आपको क्या करना है, हैज लिखना है, हैव लिखना है, प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट, समझ में आ रहा है आपके सामने। इस प्रकार से आपको चीज़ों को लिख देना है, इस प्रकार से आपको कन्वर्ट कर देना है, प्लस बाई प्लस आपको लास्ट जो स्टार्टिंग वाला सेंटेंस है उसको लिख लेना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट और आपके सामने पार्ट ऑफ ये जो एक्टिव पैसिव अच्छे से पढ़ के चले जाना, यहाँ से क्वेश्चन आपको आवश्यक रूप से देखने को मिलने वाला है। अगले वाला है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जितने भी प्रकार होते हैं उसको आपको उदाहरण देना है। क्या उदाहरण देना है, ऑल्दो इट वॉज रेनिंग हेवीली। पहली बात तो आपको मैं समझाता हूँ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन से होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, नाम से समझो, कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होगा, कोई भी चीज़ जटिल, तो सिंपल सेंटेंस कैसा होगा, एक शब्द में आप एक ये सेंटेंस है, जैसे आप ये वाला सेंटेंस पढ़ो, द टीचर टीचर्स इंग्लिश, तो टीचर ने आपको क्या पढ़ाई भाई, इंग्लिश पढ़ाई, सिंपल सा सेंटेंस है, एक पूरा सेंटेंस में आपके सामने सारी सारी चीज़ें आ गई। अब इसके अंदर आपको अलग अलग प्रकार के आपके सामने जो नोटेशन वगैरह को आपने कंजक्शन वगैरह को जोड़ दिया, कनेक्टर्स को जोड़ दिया, तो इससे क्या हो जाते हैं, दो सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करके कोई सी पूरा सेंटेंस कंप्लीट होता है, जिसमें एक आपका इंडिपेंडेंट होता है, दूसरे वाला उस पर डिपेंडेंट रहता है। समझ में आ गया, ये पूरा सेंटेंस होता है जो खुद भी इंडिपेंडेंट है, लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक होता है इंडिपेंडेंट और एक होता है डिपेंडेंट। समझ में आ गया आपके सामने। पहले वाला सेंटेंस है उसको, इस प्रकार के सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के नाम से जाना जाता है। पहला है ऑल्दो इट वाज रेनिंग हैवीली, मतलब बारिश होने के बावजूद, वी स्टिल वेंट आउट फॉर द वॉक, मतलब फिर भी वो कहाँ पर गए अपन, फिर भी हम है वो वॉक करने के लिए, पैदल चलने के लिए गए हैं। समझ में आ गया। तो यहाँ पर आपको पहला है वो इंडिपेंडेंट है, दूसरा कहाँ पर है, डिपेंडेंट है। तो बारिश होने के बावजूद गए ना अपन, किसके लिए, चलने के लिए। तो इस प्रकार के सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के नाम से जाना जाता है। अगले वाला क्या है, एक्सपेंड द प्रोवर्ब, तो इससे पहले अपने वाला ये क्वेश्चन छूट गया था। ही सेड आई एम टायर्ड, तो ही सेड आई एम टायर्ड से संबंधित जो आपके सामने पर्सन है, ही सेड आई एम टायर्ड का क्या देखने को मिलेगा, ही सेड की बात करें अपन, ही सेड क्या होगा, ही सेड का ही सेड बन जाएगा। समझ में आ गया। फिर क्या है, दैट से कनेक्ट होगा। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस आते हैं इसमें सबसे पहले आपको देखना है, सिंपल सेंटेंस है तो वो दैट से कनेक्ट होता है, बाकी आपके क्वेश्चन मार्क है वो वेदर वगैरह से कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, ही सेड दैट, आई का क्या है, आई एक सब्जेक्ट है, आई क्या है, एक सब्जेक्ट है, और ये किससे कन्वर्ट होता है, सब्जेक्ट से ही चेंज होता है। तो आई है, ये सब्जेक्ट से चेंज होगा तो ही का ही आ जाएगा। टेंस है वो किस में चेंज होता है, प्रेजेंट है वो
प्रेजेंट टेंस है वो किस में टेंस होगा, चेंज होगा, पास्ट में चेंज होगा। पास्ट है, पास्ट में चेंज होता है। पास्ट किस प्रकार से चेंज होता है, पास्ट सिंपल आपका चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूस टेंस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। समझ में आ गया। तो वो आई एम है तो एम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वॉज में कन्वर्ट हो जाएगा, और टायर्ड का टायर्ड देखने को मिल जाएगा। समझ में आ गया। तो इसका क्या बन गया, ही वॉज टायर्ड है वो कन्वर्ट होता हो गया है। अगले वाला एक्सपेंड द प्रोवर्ब, तो इस प्रोवर्ब को आपको एक्सपेंड करके बताना है। क्या है, ए स्टिचेस इन द टाइम सेव्स टाइम, तो जो आपके सामने जो टाइम के जो स्टिचेस लगे होते हैं वो काफ़ी लोगों की ज़िंदगी बचाने का कार्य करते हैं। ये वाला पर्सन है। मीन्स एड्रेसिंग ए स्मॉल प्रॉब्लम इमीडिएटली प्रेजेंट इट फ्रॉम ग्रोविंग इनटू ए मच लार्जर, मतलब इसका अर्थ यही है कि अगर आप कोई छोटी सी प्रॉब्लम है उसको तुरंत अगर आपने क्या कर लिया, उसको सही कर लिया, तो आप उसको बहुत बड़ी होने से क्या कर सकते हो, बचा सकते हो। इट बिकम मोर टाइम कंज्यूमिंग और द एक्सपेंसिव प्रॉब्लम लेटर, मतलब कोई भी, मतलब आपको एक छोटी सोचो, आपको कोई छोटा सा रोग हो गया, आपने तुरंत डॉक्टर को दिखाया और आपने अपना इलाज करवा दिया, तो वो तुरंत खत्म हो जाएगा, और आपने काफ़ी दिनों तक घर पे लेकर बैठे रहे, वो रोग और फैलता चला गया, तो इससे क्या, आपको उसमें ज़्यादा समय भी लगेगा और ज़्यादा दिक्कत भी खड़ी हो जाएगी। तो यही है, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो उसको तुरंत ख़त्म कर लेना चाहिए ताकि वो आपको और आगे बढ़ने से पहले सही हो जाए। अगले वाला राइट वन एडवांटेज ऑफ टेक्निकल राइटिंग, तो जो तकनीकी लेखन होता है उसका क्या क्या महत्व होता है उससे संबंधित आपको बताना है। क्या होता है तकनीकी लेखन का महत्व, इट इंश्योर क्लियरिटी एंड प्रिसीजन ऑफ इंफॉर्मेशन अवॉइडिंग द एम्बिग्यूटी, मतलब अब एक बात सोचो, आपकी कॉलेज है, कॉलेज का क्या किया गया, पूरा का पूरा आपको नोटिस डाला गया, भाई आपके एग्जाम कब से होंगी, तो वो जब लिखा गया उसमें हर चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी, समझ में आ गया। कोई ऐसे थोड़ी, ऐसे कोई मिसकंसेप्शन वाले शब्दों को यूज कर दिया, आपको समझ में नहीं आ रही चीज़ें, ऐसे नहीं था ना बिल्कुल भी। तो जो तकनीकी लेखन होता है उसमें हर चीज़ क्लियरिटी के साथ और प्रिकॉशन के साथ जो लिखे जाते हैं ताकि चीज़ें हैं वो अच्छे से समझ में आ सकें। एक्सप्लेन द वर्ड स्ट्रेस विद द एग्जाम्पल, आपको जो एग्जाम्पल है उन पे वर्ड स्ट्रेस के बारे में बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ड स्ट्रेस आपका टॉपिक है, उससे संबंधित आपको डिटेल में चीज़ों को पढ़ना है। वर्ड स्ट्रेस रेफर्स टू द प्रोमिनेंस और एम्फेसाइजेस गिव टू द स्पेसिफिक सिलेबली, मतलब वर्ड स्ट्रेस किस चीज़ को रेफर करता है, प्रोमिनेंस को, और एम्फेसाइज गिवन टू द स्पेसिफिक सिलेबली, मतलब कोई भी सेंटेंस, कोई भी शब्द दिया गया है उस पर जो स्टार्टिंग के जो शब्द होते हैं, आखिर के कुछ शब्द होते हैं, उस पर जो जोर दिया जाता है उसी को क्या कहा जाता है, वर्ड स्ट्रेस के नाम से जाना जाता है। विद इन ए मल्टीपल सिलेबली वर्ड, मतलब कोई भी शब्द होता है उसके अंदर अलग अलग भाग होते हैं। समझ में आ गया आपके सामने, जैसे इंपोर्टेंस, तो इम्पोर्टेंस आपने पढ़ा तो इम्पोर्ट अलग हो गया और एंस अलग हो गया, समझ में आ गया आपके सामने। तो कोई भी सेंटेंस होता है उसके 2-3 भाग होते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, सिलेबली के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया। तो आपको जो ये पूरा सेंटेंस होता है उसके अलग अलग भाग होते हैं, उसके किस भाग पे कितना जोर देना होता है, कितना उस पर स्ट्रेस देना होता है, उसी को क्या कहा जाता है आपके सामने, वर्ड स्ट्रेस के नाम से जाना जाता है। दिस एम्फेसाइजेस इन्वॉल्व्स प्रोनाउंसिंग द सिलेबली लाउडर, तो ये चीज़ किस चीज़ पे जोर देती है कि आपको जो शब्दों को प्रोनाउंस किया गया है इसको और ज़्यादा जोर से चीज़ों को प्रोनाउंस अच्छे से किया जा सके। समझ में आ गया। तो किस चीज़ पे आपको जोर देना होता है, कोई भी वर्ड पे, किस पे आपको हल्का छोड़ना होता है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना होता है। लाउडर, लॉन्गर एंड यूजुअल विद द हायर पिच एंड द अदर सिलेबली, तो किस शब्द पे आपको ज़्यादा जोर देना है, किस वर्ड को, किस सिलेबली को आपको ज़्यादा जोर देके बोलना है, किसको हल्का बोलना है। जैसे इंपॉर्टेंस, तो आपने देखो इंपॉर्टेंस, इंपोर्ट पे ज़्यादा जोर दिया, एंस को आपने थोड़ा हल्का रखा है। समझ में आ गया। जैसे एक शब्द एजुकेशन, तो आप एजुकेशन में एजू को देखना, अपने ज़्यादा जोर दे रहे हो आप उसको, और केशन थोड़ा हल्का है। तो यही इसी को वर्ड स्ट्रेस के नाम से जाना जाता है। आपको प्रोनाउंस सुधारने में आपका मदद करता है, किस शब्द को आपको ज़्यादा जोर देकर बोलना है, किस सिलेबली को आपको हल्का देकर बोलना होता है। करेक्ट वर्ड स्ट्रेस इज क्रूशियल फॉर क्लियर कम्युनिकेशन, और अगर आप अच्छे से वर्ड स्ट्रेस करते हो, किस शब्द पे कितना जोर देना है, किसको कितना हल्का छोड़ना है, किस शब्द पे आपको कितना ध्यान देना है, अगर आपको इन सब चीज़ों का जो ज्ञान है तो आप क्या करते हो, यह आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आपके अच्छे कम्युनिकेशन के लिए। एंड अंडरस्टैंडिंग इन इंग्लिश स्ट्रेस ऑफ्टन चेंजेस द वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच, तो आपके साथ अगर आप
आपको ज्ञान है इन सब चीज़ों पर कि आपको कहाँ पर जोर देना है, किसको हल्का छोड़ना है, तो इससे आपका पार्ट ऑफ स्पीच है वो भी बेहतर होता है। आपको ज्ञान भी होना चाहिए भाई पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच का कहाँ पर उपयोग हो रहा है। जैसे अलग अलग वाले जो सिलेबली वो अलग अलग आपके सामने पार्ट ऑफ स्पीच में देखने को मिलते हैं। नाउन का क्या है? प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट। तो प्रेजेंट होता है आपको किसी भी इंसान को गिफ्ट देते हो ना, भाई मैंने इसको प्रेजेंट दिया, इसको गिफ्ट दिया, उसको प्रेजेंट के नाम से नाम भी जाना जाता है, गिफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो प्री है, प्री मतलब प्रेजेंट, तो प्री पे ज़्यादा जोर दिया गया, तो इस पे नाउन सिलेबली है, नाउन पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। समझ में आ गया? ये पर्सन ऐसे प्रकार से आएगा, बस आपको इसको अच्छे से ध्यान रख लेना है। वर्ब पे क्या आएगा? प्रेजेंट। तो सेंट क्या आएगा? गिव। सेंट, प्री मतलब गिफ्ट हो गया, सेंट मतलब क्या हो गया? आपको देना हो गया। तो यहाँ पर वर्ब क्या है? सेंट यहाँ पर देखने को मिल रही है। कंडक्ट शब्द है, कन प्लस डेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कन जो शब्द है CON, कन क्या है आपके सामने? कंडक्ट कोई भी इंसान का बिहेवियर वगैरह के लिए आता है। तो इसमें क्या आता है? जो नाउन क्या है? कन, CON वो आपके सामने नाउन है और डेक्ट आपके सामने वर्ब है। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रख लेना। अगर आपको सिलेबली पूछे तो आपको इनके उदाहरण, इनको रट लो, इनसे संबंधित आपको लिख के आना है। अगर आपको पूछे कि भाई कौन सा सिलेबली कौन सा, नाउन वाला कौन सा है, प्रोनाउन वाला जो वर्ब वाला कौन सा है, तो ये याद रख लेना। स्टार्टिंग वाले को वर्ब बना देना और लास्ट वाले को आप स्टार्टिंग वाले को नाउन बना देना और लास्ट वाले को वर्ब बना देना या और कुछ बना देना। अगर आपको बिल्कुल ये चीज़ें नहीं आती है तो कुछ ना कुछ तो नंबर आगे सामने वाला आपको देगा ही टीचर। समझ में आ गया आपको? अगले वाला राइट द शॉर्ट नोट ऑन प्रीफिक्स एंड सफिक्स। तो आपको प्रीफिक्स और सफिक्स पे क्या करना है? शॉर्ट नोट बताना है। प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होते हैं, सफिक्स क्या होते हैं, इस पे आपको डिटेल में चीज़ों को बताना है। परफिक्स एंड सफिक्स आर द एफिक्सेस। तो प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होते हैं? एफिक्सेस होते हैं। मॉर्फिम्स एडेड इन द रूट वर्ड मॉडिफाई इट्स मीनिंग और द चेंजेस। रूट वर्ड क्या होते हैं आपके सामने? होते हैं वो शब्द जो फिक्स रहते हैं एकदम। समझ में आ गया आपको सामने? जैसे पायल शब्द है, PIL, पायल मतलब क्या होता है? प्रेमी हो गया, है ना। तो उसके सामने अब बाइबलो पायल हो गया, है ना, फिलो पायल हो गया। समझ में आ गया? तो रूट वर्ड ऐसे होते हैं जो फिक्स रहते हैं, उनके आगे प्रीफिक्स और सफिक्स जुड़ते चले जाते हैं, जिससे उनका मतलब है वो चेंज रहता है। जैसे फोबिया शब्द सुना होगा आपने, सुना ना? फोबिया मतलब किसी भी चीज़ का डर होना। तो ये रूट वर्ड है जिसका अर्थ है फिक्स रूट वर्ड होना। अब होमोफोबिया, होमो क्या? प्रीफिक्स लगा, तो इसका क्या? होम मतलब लोग, होमो मतलब लोग, फोबिया मतलब डर हो गया। समझ में आ गया आपके सामने? तो इस प्रकार से आपको जो रूट वर्ड होते हैं जिनके पहले या बाद में प्रीफिक्स या सफिक्स लगाकर उनके मतलब, उनके अर्थ को चेंज कर दिया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? प्रीफिक्स और सफिक्स के नाम से जाना जाता है। दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं आपके सामने। क्या क्या होता है? प्रीफिक्स आर प्लेस्ड बिफोर। प्रीफिक्स होते हैं, इनको क्या किया जाता है? पहले जोड़ा जाता है। कोई भी रूट वर्ड होता है उससे पहले हमेशा क्या किया जाता है? आपके सामने प्रीफिक्स को जोड़ा जाता है। दे यूजुअली चेंज द मीनिंग ऑफ द वर्ड। प्रीफिक्स क्या करते हैं? कोई भी शब्द के पहले जुड़ते हैं और उसके मीनिंग है उसको क्या करते हैं? उसके मीनिंग को बदलने का कार्य करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द प्रीफिक्स मिस रोंगली। तो मिस जो प्रीफिक्स है इसका अर्थ क्या है? आपके सामने रोंगली के नाम से इसको जाना जाता है। किसके नाम से? रोंगली। समझ में आ गया? मिस प्रीफिक्स है, इसका क्या अर्थ होता है? गलत हो गया, रोंगली के नाम से इसको जानते हैं। टू अंडरस्टैंड बिकम मिसअंडरस्टैंड। जैसे आपने मिस जोड़ा मतलब क्या होगा? गलत के लिए आता है। अब अंडरस्टैंड क्या होता है? कोई भी चीज़ को समझने के लिए यूज करते हैं अपन। अंडरस्टैंड शब्द का क्या अर्थ है? समझना। उसके आगे मिस लग गया मतलब मिसअंडरस्टैंड का क्या हो गया? आप किसी भी चीज़ को समझने में गलतफहमी कर रहे हो। समझ में आ गया? तो रोंग जो शब्द होते हैं किसी भी चीज़ की नेगेटिव मीनिंग दिखाने के लिए मिस का शब्द का उपयोग किया जाता है। अदर एग्जाम्पल आर इंक्लूड प्रीव्यू और आपके सामने अनलाइक। तो यहाँ पे जो प्री होता है, प्री का अर्थ क्या होता है भाई? प्री मैंने पहले बताया था आपको, पहले के लिए आपको यूज होता है भाई। प्री एग्जाम हो गया पहले वाली, मेन बात वाली। तो प्री क्या होता है? पहले। प्री में कोई जुड़ गया? प्रीव्यू मतलब पहले किसी भी चीज़ का व्यू देखने को क्या कहा जाता है? प्रीव्यू के नाम से जाना जाता है। अन शब्द का किसके लिए यूज किया जाता है? नोट के नाम से जाना जाता है। क्या बनता है इसका? नोट बनता है। अन हो गया आपके सामने, इन हो गया, इनका क्या हो गया? आपके सामने नोट अर्थ है वो निकलता है, नहीं के शब्दों के अर्थ में इसका निकलता है। जैसे लाइक है, लाइक मतलब कोई भी चीज़ को क्या पसंद करना, तो क्या होगा? अनलाइक का क्या होगा? कोई भी चीज़ को नापसंद है वो अनलाइक के रूप में जानी जाती है। समझ में आ रहा है धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें?
सफिक्स क्या होता है? सफिक्स आर प्लेस्ड आफ्टर द रूट वर्ड। प्रीफिक्स पहले जुड़ते हैं, सफिक्स को क्या किया जाता है? बाद में, कोई भी रूट वर्ड है उसके बाद में जोड़ा जाता है। दे ऑप्टनली चेंज द वर्ड्स पार्ट ऑफ स्पीच। और जो सफिक्स है ये बाद में जुड़कर क्या करते हैं? कोई भी शब्द होता है उसके पार्ट ऑफ स्पीच को बदलने का कार्य करते हैं, उसके पार्ट ऑफ स्पीच को वो बदलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एडिंग फुल, अगर आप फुल शब्द है उसको जोड़ते हो तो इससे क्या बनता है? उसको मतलब क्रिएटिव बनने के लिए काम में आता है। जैसे ब्यूटी हो गया, ब्यूटी नाउन है, उसके आगे फुल जोड़ दिया तो इसके क्या होगा? उसका एडजेक्टिव बन गया। प्रीफिक्स किसी भी शब्द के मीनिंग को चेंज करते हैं, सफिक्स क्या करते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच को चेंज करते हैं। जैसे नाउन हो गया, नाउन के आगे जुड़ के एडजेक्टिव बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। इस प्रकार से आपको चीज़ों को चेंज करने का कार्य करते हैं। समझ में आ गया? आपको उदाहरण से समझ लेना आपको, और हमेशा सफिक्स बाद में जुड़ते हैं। ब्यूटी होता है, ब्यूटी मतलब क्या होता है? आपको सुंदरता होता है, उसके आगे फुल जुड़कर ब्यूटीफुल बनता है, वही हट जाता है। इससे क्या हो जाता है आपके सामने? इसका ब्यूटीफुल क्या होता है? सुंदरता, और सुंदरता क्या होती है? एक एडजेक्टिव होता है। कुछ एग्जांपल है, इंक्लूड। इंक्लूड क्या? आपने टेशन जोड़ दिया तो इसका क्या बनेगा? आपने स्लो शब्द है, SLOW, यहाँ पे स्लो शब्द है, स्लो मतलब क्या? धीरे धीरे चलना, एडजेक्टिव है, इसके सामने आपने वाई जोड़ दिया, स्लोली जोड़ दिया, इसका क्या बन गया आपके सामने? एडवर्ब है वो बन गया, स्लोली हो गया। तो प्रीफिक्स कोई भी रूट वर्ड होता है उसके पहले जुड़ता है, उसके मीनिंग में पूरे बदलाव करने का कार्य करता है। सफिक्स बाद में जुड़ता है और क्या करता है? उसके अंदर आपके सामने जितने भी जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब है, उसको बदलने का कार्य करता है। मुझे उम्मीद आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब बढ़ते हैं अपन अगले नंबर की तरफ। एग्जामिन एक्सप्लेन एनी टू टाइप ऑफ सेंटेंस पैटर्न्स विद द एग्जांपल। तो आपको कोई भी दो सेंटेंस है उनके पैटर्न को बताना है उदाहरणों के साथ। सेंटेंस पैटर्न्स आर रेफर टू द फिक्स्ड स्ट्रक्चर। तो कोई भी सेंटेंस होता है, पार्ट ऑफ स्पीच होता है, उसमें आपको पैटर्न को पहचाना होता है, कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा वर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है, इसको समझेंगे। आपको समझ में आ गया? तो सेंटेंस पैटर्न ओपन द फिक्स स्ट्रक्चर। तो कोई भी शब्द होता है, उसको कोई भी पूरा सेंटेंस होता है, पूरा आपके सामने वाक्य होता है, उसमें कुछ ना कुछ फिक्स है वो स्ट्रक्चर होता है भाई। जैसे हिंदी में देखिए, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, क्रिया विशेषण, इस प्रकार की चीज़ें जुड़ती हैं। ऐसे इंग्लिश में क्या जुड़ता है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब है वो वगैरह जुड़ते हैं। तो सबसे पहले कोई भी सेंटेंस होता है वो शुरुआत किससे होता है? सब्जेक्ट से। भाई कर्ता, कोई करने वाला ही होगा पहले, सब्जेक्ट। तो सबसे पहले कोई भी सेंटेंस है वो शुरुआत कहाँ से होगा? सब्जेक्ट से होगा। तो कोई भी आपको शुरुआत की कोई चीज़ पूछे, कोई भी सेंटेंस के स्टार्टिंग को पूछे, बिना आंख बंद कर दिया करके आपको क्या लगा देना कि वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है। फिर क्या आता है आपके सामने? फिर आपको वर्ब देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? फिर उसके बाद में आपको वर्ब है वो देखने को मिलती है। फिर उस सेंटेंस को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए उसमें कॉम्प्लीमेंट को ऐड किया जाता है। क्या किया जाता है? कॉम्प्लीमेंट को ऐड कर दिया जाता है, और फिर उसके अंदर एडवर्बियल है, एडवर्ब है, उसको जोड़ा जाता है। समझ में आ गया आपके सामने? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट आएगा, फिर उसको क्वालिफाई करने के लिए वर्ब आती है। दो प्रकार के वर्ब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। जो जैसे आपके सामने हैड टीच है, हैड टोट है, हैड प्लस वर्ब फॉर्म। तो हैड क्या? हेल्पिंग वर्ब, और टोट आपके सामने मेन वर्ब है। समझ में आ गया आपके सामने? जो इज, एम, आर, वाज, वर, हैड, हैव, हैज ये देखने को मिले, ये एक्सुलरी वर्ब या मेन वर्ब सॉरी जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और टोट हो गया, रन हो गया आपके सामने, ये जो आपके सामने ये क्या है? आपके सामने मेन वर्ब होती है। कुछ कॉमन पैटर्नों की बात करें, सबसे पहला कॉमन पैटर्न होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो कोई भी सेंटेंस होता है उसमें क्या करके रखेंगे? आपको सब्जेक्ट है प्लस वर्ब है वो आपको देके रखा जाता है। दिस इज द सिंपलेस्ट कंप्लीट सेंटेंस स्ट्रक्चर वेयर द वर्ब इज इंट्रूसिव एंड डज नॉट रिक्वायर्ड एनी ऑब्जेक्ट। तो ऐसा होता है जो वर्ब है ना, वो सारी चीज़ों को, जो सब्जेक्ट है उसको पूर्ण रूप से क्वालिफाई कर देती है, उसकी सारी विशेषताओं के बारे में बता देती है। वर्ब ही है वो सब्जेक्ट की सारी गुण हैं उनके बारे में बता देती है, उसको किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। इस प्रकार का जो सेंटेंस होता है इसमें सिर्फ दो ही आपको जो मुख्य शब्द है वो देखने को मिलते हैं। जैसे द चाइल्ड क्राइड, मतलब बच्चा रो रहा है। समझ में आ गया? तो बस आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं, क्यों रो रहा है बताने की जरूरत नहीं है भाई। आपने लिखा कि बच्चा रो रहा है, तो रो कौन रहा है? बच्चा रहा है, क्वालिफाई कर दिया, उसी को बता दिया इसने। सब्जेक्ट क्या है? मैंने बताया था कोई भी सेंटेंस की स्टार्टिंग हो तो वहां पर क्या देखने को मिलता है? सब्जेक्ट देखने को मिलता है। तो द चाइल्ड आपके सामने क्या है? आपके सामने जो सब्जेक्ट है। फिर क्या है? क्राइड,
CRID क्राइड मतलब रोना हो गया, आपको लास्ट में ED दिख जाए, ES दिख जाए, है ना, समझ में आ गया, आपको ING दिख जाए, तो वो मोस्टली वर्ब ही होती हैं। मोस्टली ऐसा नहीं कि आपको पकड़ के बैठ जाना, एक समझने के लिए बता रहा हूँ, जो जिस बच्चे को नॉलेज है वो अपने हिसाब से करे, जिसको नहीं नॉलेज है उसके लिए मैं बता रहा हूँ तुक्का मारने के लिए। समझ में आ गया। तो क्राइड आपके सामने क्या है, वर्ब है, वो इसको बताने का कार्य कर रही है। तो शुरुआत में हमेशा आपको सब्जेक्ट करके आना है और उसके बाद में आपको हमेशा लगभग कोशिश करनी है कि वर्ब भी आती है तो वर्ब टिक करके आ जानी है, लिख के आ जाना है। अगले वाला सिंपल सेंटेंस किस प्रकार से बनता है, जिसमें आपको सब्जेक्ट देखने को मिले, वर्ब देखने को मिले और ऑब्जेक्ट देखने को मिले, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है उसका एक शानदार कॉम्बिनेशन देखने को मिले, उस प्रकार के सेंटेंस भी देखने को मिलते हैं। क्या होता है, दिस इज अ वेरी कॉमन स्ट्रक्चर वेयर द वर्ब इज ट्रांजिटिव एंड रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीटिंग इट्स मीनिंग। तो इस प्रकार के सेंटेंस में बहुत कॉमन सेंटेंस होता है जहाँ पर वर्ब क्या होती है, ट्रांजिटिव होती है और यहाँ पर आपके सामने जो ऑब्जेक्ट है वो भी लिखा जाता है। मतलब जैसे सी इज रीडिंग ए बुक, वो क्या कर रही है, एक किताब को पढ़ रही है, सी इज रीडिंग ए बुक, ये इस प्रकार का सेंटेंस है। इस प्रकार के सेंटेंस में आप देख रहे हो सबसे पहले सी, मैंने हमेशा आपको क्या बताया, सब्जेक्ट सबसे पहले आना है, ये तो आप एकदम याद कर लो। तो सबसे पहले सी क्या है, सब्जेक्ट है। फिर आपके सामने इज रीडिंग है, ये क्या वर्ब है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में वर्ब देखने को मिलती है, हेल्पिंग वर्ब, आपको मेन वर्ब। फिर उसके बाद में क्या है, और कुछ आपको कोई भी और कुछ ज़्यादा चीज़ें दे के रखी नहीं रखी है, प्रीपोजिशन वगैरह मॉडल वगैरह कुछ नहीं दे रखा है, सिंपल सेंटेंस है। तो यहाँ पर क्या आएगा, आपके सामने ए बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। समझ में आ गया। तो सिंपल दो टाइप के सेंटेंस के बारे में बता दिया, मोस्टली आपको यही सेंटेंस आएंगे, अच्छे से याद कर लेना। स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी और फिर लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट है वो देखने को मिलता है। मुझे उम्मीद है आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ रही है। अगला व्हाट इज कॉनकॉर्ड। अब अगले 4 नंबर प्रश्न की तरफ पहुंचेंगे। कॉनकॉर्ड क्या होता है उसको आपको उदाहरणों के साथ बता दें। अगले वाला क्या, व्हाट इज कॉनकॉर्ड, कॉनकॉर्ड क्या होते हैं उसको आपको एग्जाम्पल के साथ में बता देना है। समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक भी है कॉनकॉर्ड वाला आपके सामने। कॉनकॉर्ड इज ऑल्सो नोन एज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो ये भी एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब जहाँ पर आपको सब्जेक्ट के बारे में बताना पड़े, वर्ब के बारे में बताना पड़े और वर्ब जो उनके बारे में बताना पड़े, उसी को क्या कहा जाता है, कॉनकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। इट इज अ ग्रामेटिकल रूल दैट रिक्वायर्ड द वर्ब इन ए सेंटेंस टू एग्री विद ए सब्जेक्ट इन ए नंबर। तो यहाँ पर क्या है, आपके सामने ये ग्रामेटिकल रूल होता है जहाँ पे आपको ये बताना होता है कि जिस प्रकार से जो सब्जेक्ट दे रखा है क्या उसी प्रकार से वर्ब का उपयोग किया गया है या नहीं किया गया है। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट है आपके सामने, सिंगुलर एक वचन जो आपके सामने करता दे रखा है, तो उसी हिसाब से वर्ब का प्रयोग करते हो। हिंदी में होता नहीं है लेकिन इंग्लिश में होता है। आपको सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का उपयोग होता है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो इसी को क्या कहा जाता है, कॉनकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होती है। और आपके सामने अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो आपके सामने प्लूरल ही आपके सामने किसको यूज किया जाता है, वर्ब को भी प्लूरल के रूप में ही यूज किया जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले वाला सिंगुलर कॉनकॉर्ड। सिंगुलर कॉनकॉर्ड क्या होती है, द स्टूडेंट इज स्टडिंग। तो यहाँ पर द स्टूडेंट है मतलब बच्चे वो पढ़ रहे हैं, तो बच्चे हैं, बच्चे क्या, एक बच्चा सिंपल एक के लिए आ सकता है, लेकिन स्टूडेंट आ गया, स्टूडेंट्स आ गया, तो यहाँ पर क्या है, जो द स्टूडेंट इज रीडिंग मतलब सिंगुलर है द स्टूडेंट, तो इसीलिए क्या इसके लिए आपने किस प्रकार के वर्ब का उपयोग किया है, सिंगुलर वर्ब है उसके लिए इज का उपयोग किया है। लेकिन आपको एग्जाम में क्या दे के रखेंगे मैं आपको बता देता हूँ, द स्टूडेंट आर रीडिंग। दो जगह यहाँ पर गलतियां देखने को मिले, क्या तो सब्जेक्ट में आपको सिंगुलर को प्लूरल कर दिया जाएगा, समझ मतलब प्लूरल आएगा सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब का यूज कर देंगे, या फिर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और प्लूरल वर्ब का उपयोग कर दिया जाएगा। जैसे द स्टूडेंट आर स्टडिंग, तो यहाँ पर स्टूडेंट सिंगुलर है लेकिन वर्ब आपके सामने आर का उपयोग किया गया है, प्लूरल का किया गया है, तो ये गलत है। इसका सही किस प्रकार से होगा, आपके सामने द स्टूडेंट सिंगुलर है तो इज आपके सामने सिंगुलर वर्ब होती है, सिंगुलर का ही उपयोग होगा। इस प्रकार से आपको चीज़ों को ध्यान रखना है। अगला क्या, प्लूरल कॉनकॉर्ड क्या होता है, प्लूरल कॉनकॉर्ड को पढ़ें, द स्टूडेंट आर स्टडिंग। तो यहाँ पर द स्टूडेंट एस लगा हुआ है, एस लगा हुआ मतलब क्या, प्लूरल है, और इज क्या आती है आपके सामने, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, तो इज की जगह किसका उपयोग किया जाएगा, आर का उपयोग किया जाएगा। इस प्रकार से आपको सेंटेंसों को करेक्ट करने के लिए दिया जाएगा, आपको चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रखना है।
अगले वाला प्रश्न है एक्सप्लेन द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो इन सेंटेंस को आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस में बदलना है। अच्छे से पढ़ लेना इनको। पैसिव वॉइस में क्या है, ए बॉयज दैट बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल। तो द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल है, इससे संबंधित आपको देखने को मिल रहा है द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल। इसको आप कन्वर्ट करके दिखाऊंगा आपको पैसिव वॉइस में। मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आपको जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाना है। तो क्या आपके सामने फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, तो फुटबॉल को आप सबसे पहले लिख दोगे। समझ में आ गया, लिख दिया आपने फुटबॉल को। फिर क्या बताया मैंने, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ही रहता है। उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो वैसी वैसी रहती है, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट से बनता है। तो क्या होगा, आपके सामने फुटबॉल सिंगुलर है तो इसके लिए क्या क्या यूज किया जाएगा, सिंगुलर है उसकी वर्ब का यूज किया जाएगा, इज आपको देखने को मिलेगी। फिर मैंने आपको क्या बताया था, इज एम आर में किसका प्रयोग होता है, बीइंग का प्रयोग होता है। तो फुटबॉल इज बीइंग है, उसको इस प्रकार से लिखा जाएगा। फिर वर्ब क्या है, प्लेइंग। प्लेइंग क्या है, वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी दे रखा है, इसको वर्ब की थर्ड में फॉर्म में चेंज करेंगे। तो कोई भी चीज़ को थर्ड फॉर्म में चेंज किया जाता है तो मोस्टली ईडी उसके अंदर जुड़ता है। तो क्या बन जाएगा, प्लेड है वो आने वाला है। फिर बाई लिख दिया जाएगा और स्टार्टिंग में क्या लिख दिया जाएगा, सब्जेक्ट है उसको लिख दिया जाएगा। समझ में आ गया। तो ये इस प्रकार से पूरा का पूरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस उसको लिखा जाता है। अगला है ही विल फिनिश द वर्क टुमेरो। तो ये जो आपको बनाया ही विल फिनिश द वर्क टुमेरो, इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट द वर्क आएगा, द वर्क आपको देखने को मिल रहा है। फिर आपके सामने विल दिख रहा है, तो विल का जो नेक्स्ट सेंटेंस कौन सा होता है, विल बी होता है। तो क्या आएगा, द वर्क विल बी। फिर आपके सामने वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड आ गया, बाई हिम टुमेरो देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको चीज़ों को नोट कर देना है। पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना होता है, फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट जो आपके सामने टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब, फिर आपको बाय वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट है वो देखने को मिलता है। एक्सेप्शनल केस इसके अंदर कंटिन्यूअस टेंस है वो दोनों के दोनों आते हैं, जिसमें सेम रहता है, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट है वो देखने को मिलता है। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से आपको प्रश्नों को पूछा जाएगा। अब एक दिन में आप सारी चीज़ें नहीं समझ सकते हो, लेकिन बेसिक मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ही सेड आई लाइक द म्यूजिक, इनको किस में चेंज करना, आपको इनडायरेक्ट सेंटेंस में इसको चेंज करना है। तो मैंने आपको सिंपली बता रखा है, कोई भी ये मैंने पहले समझा दिया था रूल, सीधा कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। ही सेड है, उसका ही सेड है वो ऐसा का ऐसा लिखा जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। कनेक्टर के रूप में क्या है, सिंपल सेंटेंस है तो दैट देखने को मिलेगा। आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट किसके अनुसार चेंज होता है, आपके सामने जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो किसके अनुसार सब चेंज होता है, जो आपके सामने सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो इसके सामने आपको ही के अनुसार चेंज होगा, तो ही का ऐसा कैसा ही आ जाएगा। लाइक है वो आपके सामने प्रेजेंट सिंपल है, वो पास्ट सिंपल में चेंज होगा तो लाइक आ जाएगा, और म्यूजिक का म्यूजिक देखने को मिलेगा। अगला है ही सेड आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो इसका क्या बनेगा, ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू दिल्ली है वो कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा आपके सामने। समझ में आ गया। लास्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने पैराफ्रेज है, आपको क्या करना है, इसको सिंपल प्रोज में चेंज करना है। कॉम्प्लेक्स जो आपके सामने पूरा है इसको आपको क्या करना है, डिटेल में चीज़ों को समझा देना है। समझ में आ गया। आपको एक पूरा सेंटेंस देके रखेंगे, इसको आपको क्या करना है, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करना होता है। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिस टू कीप, तो इसका क्या बनेगा, द फॉरेस्ट इज ब्यूटीफुल, मतलब जो वुड्स किसके लिए उपयोग किया जा रहा है, जंगल के लिए उपयोग में लिया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जो आपके सामने जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, खूबसूरत है। इंचेंटिंग का भी यही अर्थ यही होता है कि इनसे बहुत ही ज़्यादा शानदार है। मिस्टीरियस है, मिस्टीरियस का अर्थ क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा आपके सामने जो से भरा हुआ है। इन्वाइटिंग मी टू स्टे एंड लिंगर, तो वो मुझको क्या करे कि मैं यहाँ पर थोड़े दिनों के लिए रहूँ। तो आप भाई कोई भी खूबसूरत जगह जाते हो, कोई जंगल वगैरह में जाओ या फिर बाहर प्राकृतिक जगह कहीं पे भी घूमने जाओ आप, तो आपका भी क्या मन करता है कि भाई यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपना वक्त गुजार लूँ। तो यही चीज़ यहाँ पर भी बताई गई है। तो ये पहला सेंटेंस था द वुड्स आर लवली, तो इसके बारे में और डिटेल में बताया गया है। तो वुड्स मतलब जंगल है, लवली मतलब शानदार, तो इसको आपने और बढ़ा चढ़ा के बता दिया कि बहुत जंगल बहुत शानदार है, यहाँ पर मेरा क्या कर रहा है, रहने का मन कर रहा है। हाउएवर आई कांट अलाउ माई सेल्फ, इस क्यों मैं खुद को ये चीज़ अलाउ नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ रहने के लिए, मतलब मैं खुद को ये नहीं कह पा रहा हूँ कि भाई तुम्हें यहाँ पर रहना चाहिए। क्यों,
टू बी ड्रॉन इन टू द पीसफुल टेम्पटेशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या है आपको शांति है वो देखने को मिल रही है। बिकॉज आई हैव ड्यूटीज़ एंड ओब्लिगेशन, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति है, उसके बावजूद भी मैं खुद को अलाउ नहीं कर पा रहा हूँ, खुद को भी ये नहीं कह पा रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे आई हैव ड्यूटीज़, मेरे कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, मुझे कुछ कार्य हैं, मुझे कुछ मेरा काम पर जाना है। आई मस्ट अटेंड एंड फुलफिल बिफोर रेस्टिंग, और उन कार्यों को, उन जिम्मेदारियों को मुझे रेस्ट करने से पहले, थोड़ा सा आराम करने से पहले क्या है पूरा करना होगा। समझ में आ गया आपके सामने? तो यह आपके सामने पूरा का पूरा इस प्रकार की लाइन होगी, आपको उनको बढ़ा चढ़ाकर लिखना होता है। उसी को क्या कहा जाता है? पैराफ्रेज के नाम से जाना जाता है। पैराफ्रेज को आप पैराग्राफ के नाम से जान लो भैया कि पैराग्राफ टाइप में आपको चीज़ों को लिखना होता है। अब बढ़ेंगे अपन सेक्शन नंबर सी की तरफ आपके सामने। अब आपके सामने जो पहला है, राइट एंड एसे ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द फोनेटिक्स मॉर्फोलॉजी इन इंग्लिश लर्निंग लैंग्वेज। तो आपको पूरा पूरा एसे लिखना है कि क्या महत्व होता है फोनेटिक्स का, मॉर्फोलॉजी का इंग्लिश लैंग्वेज की लर्निंग में। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं अपन। इंट्रोडक्शन की बात करें सबसे पहले, इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग इज नॉट जस्ट अबाउट द मास्टरिंग ग्रामर और वोकेबलरी। मतलब अगर जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसको पढ़ें तो इंग्लिश लैंग्वेज है वो सिर्फ यही नहीं है कि आप ग्रामर आपको बहुत अच्छी आती है, आपको शब्दकोश का, शब्दों का बहुत अच्छा ज्ञान है, वोकेबलरी और ग्रामर तक ही वो सीमित नहीं है। इट ऑल्सो रिक्वायर्ड द प्रोफिशिएंसी इन द फंडामेंटल मैकेनिक्स ऑफ द साउंड। तो इसके साथ साथ आपको उसको, जो शब्दों का उच्चारण है, शब्दों को किस तरीके से प्रयोग किया जाता है, शब्दों की गहराई के बारे में आपको ज्ञान होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। फोनेटिक्स द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड, और फोनेटिक्स है वो किसकी बात करता है आपके सामने? जो साउंड है, जो शब्द निकलते हैं उसके अध्ययन की बात करता है। मॉर्फोलॉजी द स्टडी ऑफ वर्ड फॉर्मेशन, और मॉर्फोलॉजी किसकी बात करता है? आपके सामने शब्दों का निर्माण है वो किस प्रकार से हुआ है इसके बारे में बात करना है। आर द टू क्रिटिकल येट ऑफ्टन ओवरलुक्ड एरिया दैट आर द बेडरॉक। मतलब ये कुछ दो महत्वपूर्ण ऐसे क्षेत्र होते हैं कोई भी इंग्लिश भाषा अध्ययन के, जिसके बारे में हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और लोग अक्सर इसको क्या कर देते हैं? इग्नोर है वो कर देते हैं। और एक सच्चा, जो जिसको अच्छा इंग्लिश का ज्ञान है, जो इंग्लिश का अच्छा ज्ञाता है, वो इन सब चीज़ों पर हमेशा ध्यान देता है। अंडरस्टैंडिंग दी डिसिप्लिन्स डायरेक्टली इम्पैक्ट है लर्नर्स एबिलिटी, और इस प्रकार के डिसिप्लिन्स को, इस प्रकार के आपके गुणों को अगर आप जान पाते हो तो वो डायरेक्ट कोई भी जो लर्नर होता है, सीखने वाला व्यक्ति है, उसकी डायरेक्ट एबिलिटी पे, उसकी कम्युनिकेशन पे, भाषा के जो आपके बातचीत के अंदर वो साफ नज़र आता है। कम्युनिकेट क्लियरली कम्प्रीहेंड स्पोकन लैंग्वेज, साथ के साथ क्या कर सकता है? कोई इंसान है कम्युनिकेट, कोई अगर जिसका शब्दों पे अच्छा ज्ञान, वो सीधी शब्दों को अच्छे से बोल सकता है, अच्छे से कम्प्रीहेंड कर सकता है, स्पोकन शब्दों को अच्छे से समझ सकता है, बोल सकता है, और रैपिडली अपनी वोकेबलरी है उसको शानदार बना सकता है। साथ साथ क्या कर सकता है? उसकी जो वोकेबलरी है उसको भी बहुत शानदार बनाने में उसकी क्या होती है? मददगार सिद्ध होती हैं ये सारी की सारी चीज़ें। क्या है द रोल ऑफ फोनेटिक्स? फोनेटिक्स का क्या रोल होता है? फोनेटिक्स इज ए वाइटल, फोनेटिक्स है, शब्दों का ज्ञान है, ये क्या है? बहुत ही लंबा चौड़ा आपके सामने जो क्या है शब्द हैं जिसके बारे में लोग आपको ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज इज इट एड्रेसिंग द गल्फ बिटवीन द इंग्लिश स्पीकिंग एंड द प्रोनाउंसिंग। तो क्या करता है फोनेटिक्स? यह आपको इंग्लिश जो स्पेलिंग होती है, स्पेलिंग हो गया, और प्रोनाउंस के बीच में आपको अंतर बताता है कि आप किस शब्द को किस प्रकार से बोलोगे, इस प्रकार की चीज़ों को समझने में आपको मदद करता है। सिंस इंग्लिश इज नॉट ए फोनेटिक्स लैंग्वेज, भाई सिर्फ आपके सामने इंग्लिश की बात करें, सिर्फ शब्दों पर ही तो निर्भर नहीं करती है। वर्ड्स आर नॉट ऑलवेज प्रोनाउंस हैज द स्पेल, बहुत सी बार क्या होता है जैसे उसको लिखा गया है उसी प्रकार से शब्दों को नहीं पढ़ा जाता है इंग्लिश के अंदर। समझ में आ गया ना? इंग्लिश के काफ़ी नॉन शब्द हैं, अब आपको इसका के देहा वो आपके सामने क्या है? आपके सामने साइलेंट है। तो काफ़ी ऐसे शब्द होते हैं जहाँ पर आपको साइलेंट वर्ड देखने को मिलते हैं, उनको जिस प्रकार से होते हैं वैसे उन्हीं को नहीं पढ़ा जाता है। रिलाइंग ऑन द स्पेलिंग लीड टू एरर, अगर आप पूर्ण रूप से कोई भी स्पेलिंग है उन पर डिपेंड करोगे तो वो क्या करेगा? आपके सामने त्रुटियों की तरफ, गलतियों की तरफ आपको बढ़ाता है। क्या इम्प्रूव्ड प्रोनाउंस एंड क्लियरिटी, तो आपको अपना प्रोनाउंस है उसको किस प्रकार से बेहतर बनाने में मदद करता है, क्लियरिटी देने का कार्य करता है। लर्निंग द इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फ़ाबेट IPA, मतलब
क्या कर सकते हो आप, इंटरनेशनल फोनेटिक जो अल्फ़ाबेट होती है उसको आप क्या कर सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। हेल्प द लर्नर्स करेक्टली आर्टिकुलेट द साउंड्स, तो ये किस चीज़ में मदद करता है कि भाई कोई भी लर्नर है वो क्या कर सकता है, अच्छे से चीज़ों को समझ सकता है, फोनेटिक साउंड है उनको गहराई से समझने में मदद करता है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द सिमिलर साउंडिंग शब्द वर्ड्स, तो एक ही चीज़ में मदद करता है कि जो अलग अलग प्रकार के जो शब्द होते हैं उनको गहराई से समझने में मदद करता है। एंड द मास्टरली ट्रिकी एलिमेंट लाइक द वर्ड स्ट्रेस, और किस किस चीज़ों पर जोर देता है, वर्ड स्ट्रेस जैसे शब्द हो गए, इनोटेशन जैसे शब्द हो गए, इनको गहराई से समझने में आपकी क्या करता है, मदद करता है। करेक्ट स्ट्रेस इज क्रूशियल फॉर द मीनिंग ऑफ, फॉर इंस्टांस, अगर आप कोई भी शब्द है उसको अच्छे से समझते हो, उस पर अच्छे से जोर देना चाहते हो कि कौन सा सिलेबल है जिस पे आपको जोर देना है, तो आपको क्या होता है, आप अच्छे से उसको बोल पाते हो। स्ट्रेसिंग द फर्स्ट सिलेबली परमिट नाउन्स वर्स द सेकंड सिलेबली मिट मीन्स वर्ब, तो आपके सामने यहाँ पर जो परमिट है इसमें क्या है, परमिट में प्री क्या है, आपको सामने नाउन है और मिट किस पे है, वर्ब है, तो इसमें आपको वर्ब नाउन पे ज़्यादा जोर देना है, वर्ब पे ज़्यादा जोर देना है। इन सब चीज़ों पे आपको अगर ध्यान देते हो तो आपको ये पता चलता है कि किस प्रकार से शब्दों को बोला जाता है। अगली अपन चीज़ें क्या कर सकते हैं, इन्हेंस्ड द लिसनिंग कम्प्रीहेंशन, आपके साथ आपको क्या करता है, आपको जो सुनने की क्षमता होती है उसको भी बेहतर बनाने का कार्य करता है। बाय अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न ऑफ इनोटेशन एंड द साउंड्स, आप क्या करते हो, आप शब्दों को, इनोटेशंस को और जो साउंड है उनको अच्छे से क्या करते हो, आप अच्छे से समझते हो। कैन बेटर प्रोसेस्ड कनेक्टेड बाय द स्पीचेज, वो किस चीज़ में मदद करता है आपको, आपकी अच्छे से चीज़ों को प्रोसेस करने में मदद करता है, शब्दों को बोलने में मदद करता है। क्विकली आइडेंटिफाई द कोर मीनिंग ऑफ स्पोकन सेंटेंस, और आप कोई भी शब्द होते हैं उसको आप क्या कर सकते हो, जल्दी से पहचान लेते हो, डिस्टिंग्विश कर लेते हो, कौन सा क्वेश्चन है और कौन सा स्टेटमेंट है, आपको इसको जल्दी से आपको चीज़ें पहचान में आ जाती हैं। समझ में आ गया, तो आप क्या कर सकते हो भाई, अगर आपका नॉलेज आपको कि कौन सा शब्द को किस प्रकार से प्रोनाउंस किया जाता है, तो बहुत जल्दी से आप क्या कर लोगे, उसको सामने वाला बोल रहा है तो कहाँ गलत बोल रहा है, कहाँ उसकी गलतियाँ हो रही हैं, इनको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो, बहुत आराम से चीज़ों को समझ सकते हो। अब मॉर्फोलॉजी का क्या रोल है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। मॉर्फोलॉजी फोकस ऑन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ड, मॉर्फोलॉजी किस पे जोर देती है, कोई भी शब्द हो गया उसका जो अंदरूनी स्ट्रक्चर होता है उस पर जोर देने का कार्य करती है। प्राइमरी फोकस ऑन प्रीफिक्स एंड सफिक्स, और जो मॉर्फोलॉजी वो किस पे, क्योंकि वो पार्ट ऑफ स्पीच पे आपको ज़्यादा ध्यान देती है, तो शब्दों के जो शब्द का स्ट्रक्चर होता है उस पर ज़्यादा ध्यान देती है मॉर्फोलॉजी है वो उस चीज़ की स्टडी पर। तो इसमें प्रीफिक्स और सफिक्स को कहाँ पर यूज करना चाहिए, किस प्रकार से यूज करना चाहिए, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। दिस नॉलेज इज द की एंड द मास्टरिंग वोकेबलरी ऑफ इफिशियंसी, इसमें क्या होता है, आपको ये जो नॉलेज होता है इन सब चीज़ों के बारे में, ये आपके सामने की है, मास्टरी है, किस प्रकार से आप वोकेबलरी को एफिशिएंसी के साथ बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाते हो। वोकेबलरी एक्सपेंशन क्या होगा, ए लर्नर हु नो दैट द प्रीफिक्स अन मीन्स नोट, अब कोई भी व्यक्ति है भाई जिसको ऐसे पता है कि अन का अर्थ क्या होता है, नोट होता है, तो अगर वो क्या उसको थोड़ा बहुत भी पता है उस शब्द वर्ड के बारे में, तो वो अच्छे से जान जाएगा कि कुछ नेगेटिव सेंस दे रहा है ये चीज़। कैन इंस्टेंटली अंडरस्टैंड द डजन्स ऑफ वर्ड, और अगर आपको इतना ज्ञान है, अन का अर्थ नोट है, तो आप बहुत सारे शब्दों को तुरंत समझाओगे कि ये नेगेटिव है, जैसे अनहैप्पी मतलब आप खुश नहीं हो, अनकाइंड क्रूर व्यक्ति के लिए, अनफिनिश अभी खत्म नहीं हुआ है, अनयूजुअल मतलब असामान्य, तो इस प्रकार की चीज़ों को आप तुरंत समझ सकते हो कि भाई ये शब्द हैं किसके लिए उपयोग हो रहे हैं, असामान्य या नेगेटिव सेंटेंस में यूज हो रहे हैं। इसी के आपको टेशन हो गया, ये नाउन को मेकर नाउन बनाने का कार्य करता है। एबिटी हो गया, ये जो सफिक्स में आपको जो एबल हो गया ये आपको एडजेक्टिव बनाने का कार्य करता है। तो फिक्स होते हैं भाई, कौन सा आपको एडजेक्टिव बनाता है, कौन सा एडवर्ब बनाता है, लगभग वही आपको सामने एलवाई जुड़ता है तो एडवर्ब मोस्टली बन जाती है। तो इट्स अलाउ टू लर्नर टू क्विकली डिटरमाइन द वर्ड फंक्शन, और ये चीज़ किस चीज़ में हेल्प करती है कि आप तुरंत चीज़ों को समझ सकते हो, किस प्रकार से चीज़ों का मीनिंग है, और उनको अच्छे से मेमोराइज याद करने में आपको चीज़ें मदद करती हैं। ग्रामेटिकल फ्लेक्सिबिलिटी देता है आपको, सफिक्स आर स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर द करेक्ट ग्रामेटिकल यूजेज, तो आपके सामने जो सफिक्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आप ग्रामेटिकली चीज़ों को समझ पाते हो। एडिंग ए वर्ब इनटू द थर्ड पर्सन सिंगुलर, साथ के साथ आपको वर्ब को थर्ड सिंगुलर वगैरह में आपको चीज़ों को समझने में मदद होती है। समझ में आ गया आपके सामने। अब अपन पढ़ेंगे
एक्सपेंड करना आपको आइडिया को, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी और नॉलेज इज द पावर। तो अपन पढ़ेंगे नॉलेज इज द पावर है, उसको अपन और गहराई से पढ़ने का मतलब एक्सपेंड करना होता है। एक्सपेंड द आइडिया क्या अर्थ होता है कि जो आपने कोई एक सेंटेंस दे दिया उसको आप एकदम लंबे शब्दों में आपको लिखना होता है। इंट्रोडक्शन लिखा जाता है सबसे बारे में, और फिर आपको 3-4 पॉइंट बना के लास्ट में कंक्लूजन लिखना होता है। क्या बनेगा? द टाइमलेस मैगजीन नॉलेज इज पावर। तो ये आपके सामने कहावत है कि नॉलेज ही जो आपके साथ ज्ञान ही सर्वशक्ति है। ऑप्टन एट्रीब्यूट ऑफ द सर फ्रांसिस्को बेकन के द्वारा ये शब्द को प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा? सर फ्रांसिस्को बेकन ने इस शब्द का प्रयोग किया था, नॉलेज इज द पावर। असर्ट दैट इंफॉर्मेशन अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग इज द मोस्ट पावरफुल टूल। इन्होंने क्या बताया था? आपको किसी चीज़ के बारे में जानकारी है, ज्ञान है और आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हो, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? टूल है, हथियार है कोई भी व्यक्ति के लिए। किसके लिए? कोई भी व्यक्ति के लिए, कोई इंडिविजुअल के लिए और कोई भी समाज के लिए। दिस आइडिया ट्रांसेंड पॉलिटिकली माइट और फिजिकली स्ट्रेंथ। अगर आप कोई भी चीज़ के बारे में ज्ञान है, भाई आपको जैसे आप राजनीति के बारे में ज्ञान है तो आप राजनीति में अच्छे बन जाओगे। टीचर के आपको इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश के टीचर बन सकते हो। आप इंग्लिश बोलोगे तो आपकी अलग पर्सनैलिटी बनेगी। तो यही है आपके सामने, यह क्या करती है आपको, अगर आपको कोई शब्दों का ज्ञान है तो आपको राजनीतिक रूप से और मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूती देने का कार्य करता है। भाई ज्ञान होता है वो इंसान 10 लोगों के बीच में तुरंत चीज़ों को बता सकता है। क्यों बता सकता है? क्योंकि भैया उनको चीज़ों के बारे में ज्ञान है। इट स्पीक टू द फॉर्मेटिव कैपेबिलिटी। और ये किस चीज़ में मदद करती है कि कोई भी आदमी है वो अपने आप को बदल सकता है, अपने आप की जो ट्रांसफॉर्मेटिव कैपेबिलिटी होती है खुद को बदलाव कर सकता है। भाई कोई आदमी को पता चल गया मेरी कौन से सब्जेक्ट में कमी है, आपको पता चल गया मेरे मैथ में कमजोरी चल रही है, इस पर कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा हूँ, तो आपको पता चलता है तुरंत क्या करोगे? उस पर काम करोगे, खुद में बदलाव कर लोगे। नॉलेज इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ पावर। और नॉलेज होता है वो क्या है? अल्टीमेट फॉर्म ऑफ पावर होता है। आपके सामने शब्दों का क्या होता है? एक बहुत ज़्यादा ताकतवर चीज़ होती है। इट ग्रांट द एबिलिटी टू एनालाइज। और ये आपको मदद करती है कि चीज़ों को एनालिसिस कैसे कर सकते हो, इनोवेट कैसे कर सकते हो, इन्फ्लुएंस कैसे कर सकते हो चीज़ों को। इन सब चीज़ों को समझने में आपकी मदद करती है। समझने आगे आपको एनालिसिस करने की एबिलिटी होगी, कोई चीज़ों को इनोवेशन करने की एबिलिटी होगी, चीज़ों को इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी होगी, उसको समझने में आपको मदद करता है। द पावर ऑफ एनालिसिस एंड इनोवेशन। साथ के साथ आपको अब इसके आपके 2 सब पॉइंट भी बना देने, 1-2 पॉइंट आपको। नॉलेज हो गया, नॉलेज में किस प्रकार की पावर होती है? द पावर ऑफ एनालिसिस एंड इनोवेशन। तो अगर कोई भी इंसान है जिसमें किस चीज़ की पावर है, जो कोई भी इंसान है जिसके अंदर पावर है, ज्ञान है, तो क्या कर सकता है? कोई चीज़ों को समझ सकता है, एनालिसिस कर सकता है और इनोवेशन भी कर सकता है। हैज इट्स कोर नॉलेज प्रोवाइड द पावर टू सी बियॉन्ड द सरफेस। तो कोई भी व्यक्ति के अंदर अगर ज्ञान है तो वो क्या करता है? वो उसके अंदर इस प्रकार की ताकत देता है कि जो शब्द है, कोई चीज़ अर्थ बता रहा है, उससे गहराई में जाकर आप उन चीज़ों को समझ सकते हो। समझ आ गया? कोई ज्ञानी व्यक्ति क्या है? एक साधारण सी बात की बहुत गहराई में जाकर चीज़ों को समझ सकता है, सोच सकता है, कार्य कर सकता है और उन चीज़ों को एनालिसिस कर सकता है। इट इज़ द एबिलिटी टू कनेक्ट द डिस्पार्टेड फैक्ट्स। मतलब पुराने चीज़ों के ऐतिहासिक तथ्यों को जोड़कर चीज़ों को समझ सकता है और आगे बढ़ सकता है। एनालिसिस द रूट कोजेज एंड द प्रेडिक्ट द फ्यूचर आउटकम। तो कोई जैसे स्टॉक मार्केट वगैरह में नहीं होते, जो पूरा स्टॉक, जो आपके सामने कोई भी स्टॉक था या आपके सामने कोई शेयर था, उसको एनालिसिस किया पूरा, और फिर क्या आपको पता किया कि भाई पहले ये इस तरीके से गया था, अभी आगे इस प्रकार से प्रेडिक्ट हो सकता है। कोई भी व्यक्ति है, काफ़ी कंपटीशन दे रखा है, उसको पता है कंपटीशन में किस प्रकार से तैयारी होता है, वो आपकी तैयारी देखकर बता सकता है कि भाई आप ये गलतियां कर सकते हो और भविष्य में आपको क्या होगा, आप इस प्रकार के एग्जाम में लग सकते हो। कैसे किया? क्योंकि उसके पास क्या था? ज्ञान था, उसने चीज़ों को एनालिसिस कर रखा था। इट कैन डिसेंट ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम वेयर एज द एरोगेंट पर्सन इज सिंपली ओवरवेल्म्ड बाय इट। तो एक अगर समझदार व्यक्ति हो, ज्ञानी व्यक्ति क्या है? कॉम्प्लेक्स, मुश्किल से मुश्किल चीज़ों को समझता है, जबकि आपके सामने एक घमंडी व्यक्ति क्या करेगा? उन सब चीज़ों में फंसकर रह जाएगा, उन्हीं सब चीज़ों में रह जाएगा। द इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी इज द इंजन ऑफ इनोवेशन। आप कोई भी नई चीज़ बनाना चाहते हो तो आपके पास क्या होना चाहिए? बौद्धिक ज्ञान और बौद्धिक आपके पास में क्लियरिटी होनी चाहिए, स्पष्ट पता होना चाहिए। भाई आपको पता है कि मुझे बीकानेर जाना है,
समझ में आ गया। तो आपको फिक्स पता है, तब आप बीकानेर पहुंच जाओगे, तुरंत आपको बस लोगे, गाड़ी लोगे, पर्सनल बाइक से जाओगे, जो भी करोगे। लेकिन अब आपको ये नहीं पता कि मुझे जाना कहाँ है, तो आप क्या करोगे, पहले अपने गांव के स्टैंड पे बैठोगे, सोचोगे, फिर कहाँ पहुंचो, फिर कहाँ पहुंचोगे, ऐसे करके बीकानेर तो पहुंचोगे, लेकिन पहले आप 10 अलग अलग जगह तक पहुंच जाओगे। तो यही है, अगर आप जीवन में कोई भी इनोवेशन करना चाहते हो, कुछ नया काम करना चाहते हो, तो आपके दिमाग में क्लियरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साइंटिफिक नॉलेज, आपको वैज्ञानिक ज्ञान होना जरूरी है। फॉर इंस्टेंस, हैज गिवन ह्यूमैनिटी द पावर टू क्योर द डिजीज। तो आपको क्या करता है, ज्ञानी व्यक्ति के पास इस चीज़ का ज्ञान होता है, वो क्या करता है, आपके सामने कोई बीमारियां हो गया, आपके इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ट्रेवल अक्रॉस द ग्लोब हो गया, इनोवेशन के द्वारा भाई आज हवाई जहाज उड़ रही है, लाइट आ रही है, आपके घर में पंखे चल रहे हैं, ये सारा क्या है भाई, मनुष्य जाति है, उसने जब जन्म लिया, मनुष्य ने जब आपकी इस पृथ्वी पे आए, तब ये सब चीज़ें थोड़ी थी, उसने अपने इनोवेशंस के माध्यम से इन सब चीज़ों का निर्माण किया है। द पावर इज नॉट टू डिस्कवरी इट सेल्फ, बल्कि ये जो ज्ञान सिर्फ यही नहीं कि आप खुद के बारे में ज्ञान जानते हो, बट इन द नॉलेज दैट कैन डिस्कवर पॉसिबल, साथ के साथ ये भी पता चलता है अगर आप ज्ञानी हो कि भविष्य में आने वाली घटनाएं क्या क्या होती हैं। अगला है एम्पावरमेंट एंड द पर्सनल फ्रीडम। तो कोई भी इंसान के पास ज्ञान होता है, वो क्या है, रोजगार है, खुद हमेशा सशक्त रहेगा और पर्सनल फ्रीडम, खुद को हमेशा स्वतंत्र महसूस करेगा। ऑन ए पर्सनल लेवल नॉलेज इज एम्पावरिंग, कोई भी पर्सनल लेवल पे, व्यक्तिगत लेवल पे नॉलेज क्या करता है, आपको एम्पावर करने कार्य करता है। नॉलेज आपको मजबूत करने का, सशक्त करने का, जीवन में आगे बढ़ने का मौका देता है। इट इनेबल इंडिविजुअल, ये प्रत्येक व्यक्ति को क्या करता है, प्रत्येक व्यक्ति को इनेबल करता है टू मेक एन इन्फॉर्म चॉइसेस। वो 10 चीज़ें, भाई आप ज्ञानी व्यक्ति है, 3 नौकरियां मिल गई, आप किसको चूज करोगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आ गया। ज्ञानी हो आप 10 जगह और भी चीज़ों के बारे में, आपको किसी चीज़ की स्किल है, ज्ञान है, तो आप 10 चीज़ों में और भी कर सकते हो। इट इंडिविजुअल टू मेक द इन्फॉर्म चॉइसेस, हेल्थ हो गया, आप शारीरिक रूप से भी मजबूत रहोगे, फाइनेंस चीज़ों के बारे में ज्ञान रहेगा, और कैरियर के बारे में भी आपको अच्छे से ज्ञान रहेगा। देम फ्रॉम इंडिपेंडेंसी एंड मैनिपुलेशन, साथ के साथ आपको क्या करेगा, आपको इंडिपेंडेंट रखेगा, हमेशा स्वतंत्र रहोगे, और आप जीवन में किसी भी व्यक्ति से छल होने से, किसी भी व्यक्ति है जो आपको धोखा देना आसानी से नहीं दे पाएगा। क्यों, क्योंकि आपको चीज़ों के बारे में ज्ञान है। इन द वर्क प्लेस दोज हु सीक कंटिन्यूस लर्निंग, और कोई भी कार्य कर रहे होते हैं, कोई भी कार्य जगह होती है, कोई कार्यस्थल होता है, जैसे आपको सरकारी लगे, प्राइवेट लगे, कहीं पर भी कार्य कर रहे हो, जो इंसान लगातार सीखने वाला व्यक्ति होता है, वो क्या कर सकता है, इट पोजेस द स्पेसिफिक नॉलेज, उसके पास क्या है, कोई भी स्पेसिफिक नॉलेज होगा, जैसे टेक्निकल होगा, साइंटिफिक होगा, राइटिंग हो गया, है ना। तो कोई भी इंसान जो लगातार सीखता रहता है, वो जीवन में हमेशा क्या जाएगा, आगे बढ़ता रहेगा। द वाइल्ड द पावर ऑफ इन्फ्लुएंस थ्रू द एक्सपर्टीज, और कोई भी व्यक्ति होता है, भाई आप कोई भी विशेषज्ञ व्यक्ति होगा, कोई भी क्षेत्र का, चाहे टीचिंग हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, आप किसके पास जाते हो, भैया आपके बीकानेर में सबसे बढ़िया डॉक्टर है किसी भी चीज़ का, तो आप उसी के पास जाओ। क्यों, क्योंकि वो एक्सपर्ट है, उसने मेहनत किया है, उसने उस अपनी काबिलियत को बनाया है। तो इस दुनिया में क्या है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो चीज़ किसी भी चीज़ पे एक्सपर्टीज पे कार्य करते हैं, उनको क्या हमेशा सम्मान मिलती है, पूरी दुनिया में उनको रिस्पेक्ट मिलती है, इज्जत मिलती है, और उनकी विश्वसनीयता पर पूरी दुनिया विश्वास करती है। फर्दर मोर नॉलेज ग्रांट द पावर टू द चैलेंज इनजस्टिस, साथ के साथ ज्ञान क्या करता है, ज्ञान आपको अन्याय के खिलाफ लड़ाने में मदद करता है। जैसे कि आपके गांव में सड़क काफ़ी दिनों से नहीं बन रही है, आपने विरोध प्रदर्शन किया, आपने ज्ञापन लिखा, आपने मीडिया पे इंटरव्यूज़ दिए, तो इससे क्या आपको नॉलेज था, तभी तो इतनी सब चीज़ें आप बोल पाओगे। वरना अगर आपको ज्ञान ही नहीं है, भ्रष्टाचार हो रहा है कहीं पे, आपको ज्ञान ही नहीं है, तो आप नहीं बोल पाओगे, उसका आप सहयोग करोगे। हैज इट अलाउज इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड देयर राइट, साथ के साथ ये जो आपके सामने जो लोग होते हैं, उनको अपने अधिकारों के बारे में जागृत करने में मदद करता है। एंड द कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर गवर्निंग देम, साथ के साथ जो सोसाइटी में, समाज में जो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसको भी समझने में मदद करता है। कंक्लूजन की बात करें, इन कंक्लूजन नॉलेज इज अ फॉर्म ऑफ पावर, तो नॉलेज है, ज्ञान होता है, वो क्या है, आपके सामने पावर, जो शक्ति की क्या होती है, ताकत, ज्ञान एक प्रकार की शक्ति है, ताकत है। इट इज़ सेल्फ जनरेटिंग, और ये ऐसा नहीं कि आपके अंदर भरती जाए, कोई और बढ़ सकता है, ये खुद से निर्माण होती है, जैसे जैसे ज्ञानी होते चले जाते हो, आपके अंदर खुद से यह आता है। एंड एग्जॉस्टेबल, अनलाइक द फिजिकल और द मटेरियल पावर, आपके शारीरिक
और भौतिक चीज़ों से दूर हटकर, भौतिक ताकतों से दूर हटकर, इट कांट बी टेकन अवे, और ये आपसे कोई छीन नहीं सकता। विद्या एक ऐसा ज्ञान, विद्या एक ऐसा धन होता है जिसको कोई नहीं छीन सकता ना, तो ये ज्ञान भी एक ऐसा धन है, विद्या ज्ञान ऐसा धन है जिसको आपको कोई छीन नहीं सकता। आपका घर है वो जा सकता है, धन जा सकता है, रिश्ते नाते जा सकते हैं, लेकिन आपका ज्ञान कहीं नहीं जाता है। आपको हमेशा काम करते रहोगे, आप जीवन में आगे बढ़ते रहोगे उसको यूज करके। इट इज़ द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट फ्रॉम द पर्सनल ग्रोथ, ये एकमात्र ऐसा इंपॉर्टेंट एसेट है, बहुत मतलब एसेट है, बहुत अच्छी चीज़ है, आपके साथ धन संपदा है जो आपको हमेशा क्या करता है, समाज में और आपकी खुद की ग्रोथ में हमेशा मदद करता है। हैज़ द वर्ल्ड बिकम इंक्रीज कॉम्प्लेक्स, समाज धीरे धीरे आपके सामने बहुत तेज़ी से बदलता है। द नॉलेज इज पावर सर्व्स हैज ए पेरेनियल कॉल टू द लाइफ लॉन्ग लर्निंग, और आप जीवन में लगातार सीखते रहते हो तो आपको हमेशा मदद करता है। तो यह आपके सामने जो कंप्लीट का कंप्लीट पेपर होने वाला है जर्नल इंग्लिश का, इंग्लिश लैंग्वेज एंड प्रोफिशिएंसी, पूरा का पूरा मॉडल पेपर आपको रिवाइज करा दिया है, अच्छे से पढ़ लेना इसको, अपने दोस्तों को जोर से शेयर कर देना। धन्यवाद।